जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बिहार सामान्य अध्ययन की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेके रहा हूँ और ये आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। 5वां प्रैक्टिस सेट आज आपके सामने है। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके स्पेशली जो है पीआरटी के लिए है, लेकिन जो भी 6 to 8 के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 6 to 8 में भी जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे जीएस के लेवल बहुत अच्छा है। आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे और बहुत ही सटीक जानकारी के साथ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में बिना किसी देरी के। जो आपके जीएस के जो 40 अंक हैं उनको सिक्योर करेगा, चाहे आप पीआरटी में हो। पीआरटी में तो आपके जो है 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 से 100 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप जूनियर में है तो जूनियर में 40 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे, तो वहां पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमें गेन करना है, यही हमारा लक्ष्य है। चलिए आगे शुरू करते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? देखिए ये बुक से क्वेश्चन निकाले गए हैं, डायरेक्ट बुक से पीडीएफ बना करके, तो आपको थोड़ा सा भी हैरानी नहीं होना है। क्वेश्चन को आपको जरूर ध्यान से देखना है और अपने क्वेश्चन को आंसर मन में याद करना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बौद्धियों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन या कल्कि? याद रखेंगे, भविष्य में अवतार लेने वाले जो मैत्रेय को संभावित बौद्ध के रूप में जाना जाता है। मैत्रेय भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग इसका आंसर कल्कि मार देंगे, लेकिन याद रखना है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है कौन सा मठ, ये बताना है। ठीक है, इसमें जो है डाकमा, चैत्य, खानका, अंगेरी। तो अभी सबको पता है चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है और स्तूपों का संबंध भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काव्य अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखा गया है? अमुक्त माल्याद की बात करेंगे तो ये तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हास्य की नृत्य करती हुई कन्या कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए कल परसों ये क्वेश्चन आपको जो लूसेंट की बुक से लूसेंट हम करवा रहे हैं, लूसेंट के एमसीक्यू क्लास हो रही है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। हास्य की नृत्य करती हुई जो कन्या है ये सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद से लिए गए हैं? जो जादू टोना है, कर्मकांड है, ये विधान किस से लिए गए हैं ये बताना है। ठीक है, ऋग्वेद या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद से जादू टोना और कर्मकांडों को लिया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे विजय सेन, आतिशा, धर्मपाल या बल्लाल सेन? धर्मपाल इसके संस्थापक हैं और पाल वंश के संस्थापक और प्रसिद्ध शासक थे। धर्मपाल पाल वंश के प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 775 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक के बीच इसकी स्थापना की गई थी। 775 से 780 ईस्वी के बीच, और 780 यहीं पे आप बोल सकते हैं 800 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और बख्तियार खिलजी जो था, बख्तियार खिलजी ने 1202 से 1203 में इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1202-1203 में नष्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सकता? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या गौरी वंश? दिल्ली सल्तनत में गौरी वंश को शामिल नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए दिल्ली सल्तनत की मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत आपका गुलाम वंश से स्टार्ट होता है और लोधी वंश तक चलता है। गुलाम वंश पहला है, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8,
तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी? तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बना? दिल्ली, पाटलिपुत्र, कलकत्ता, तक्षशिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली तोमर साम्राज्य की पहली राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां, बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो नूरजहां की बात करेंगे तो इनकी पत्नी नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? ये जहांगीर की पत्नी थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था और जिसका असली नाम भी मेहरुनिशा था। जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान किया था। जहांगीर ने इसे नूर महल दिया था, नूर महल, और मेहरुनिशा इनका वास्तविक नाम था, मेहरुनिशा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? जो हुमायूं है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मान सिंह, बैरम खान, मिर्जा या अबुल फजल? हुमायूं का जो मकबरा है ये बनवाया गया था मीरक मिर्जा के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीरक मिर्जा के द्वारा हुमायूं के मकबरे की स्थापत्य कला का रूप दिया गया था और यह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? पाकिस्तान, मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली, गफ्फार खान, बेनजीर भुट्टो। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इन्होंने प्रसिद्ध पृथक प्रस्ताव पास कराने में अहम भूमिका निभाई थी। जो पाकिस्तान पृथक प्रस्ताव है इसको पास करवाने में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इन्हें पाकिस्तान में कायदे आजम और बाबा एक कौम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से इसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है, अर्थात लाल कुर्ती दल किसको बोला जाता था? कांग्रेस समाजवादियों को, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को, रानी गैलेलियो द्वारा नियुक्त लोगों को। याद रखेंगे जो खुदाई खिदमतगार हैं जो इनको लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अभिनव भारत ये किया गया था भाई परमानंद, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, इनमें से कोई नहीं। वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और ये कब किया गया था अभिनव भारत का आयोजन? 1905 ईस्वी में अभिनव भारत का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। इस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किस भारतीय ने की थी? सुभाष चंद्र बोस, राजा महेंद्र प्रताप, राज बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह। राजा महेंद्र प्रताप 1915 में इन्होंने जर्मनी के सहयोग से काबुल अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन किया था। याद रखेंगे 1915 में जर्मनी के सहयोग से काबुल अफगानिस्तान में इन्होंने पहली बार गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था स्थापना की थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जिसके वे स्वयं राष्ट्रपति एवं मौलाना बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसमें जो राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे और वहां के प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे, मौलाना बरकतुल्ला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन कौन जुड़े थे? देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और अब विद्रोह के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देंगे। पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन कौन जुड़े थे? राम बहादुर सिंह, सुदर्शन सिंह, राणा रणजीत सिंह, बाबा राम सिंह। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह जो थे ये कूका आंदोलन की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में 1840 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, और पहली बार जो स्थापना है शुरुआत की बात करेंगे, देखिए इससे जुड़े हुए थे बाबा राम सिंह। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लेकिन इसको शुरू करने वाले थे, उनका नाम था भगत जवाहर मल। अगर आपसे पूछ लेता है कि शुरू किसने किया था, भगत जवाहर मल ने शुरू किया था। ठीक है, और इससे जुड़े हुए हैं बाबा राम सिंह। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था। 1863 ईस्वी में बाबा राम सिंह ने पुनः इस आंदोलन को शुरू किया था। बाबा राम सिंह ने 1863 ईस्वी में शुरू किया था, ये आप याद रखेंगे। 1863 में दोबारा से इसको फिर से शुरू किया।
और इसको पहले शुरू करने वाले थे भगत जवाहर लाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब पारित होता है? ये पारित होता है 1900। रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो रॉलेट एक्ट आपका जो है 1919 में पारित होता है, ठीक है, 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। और उस समय जो है वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित का सही रूप से मिलान कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड कर्जन। इसमें बताना है इनका जो है कार्य क्या था, क्या क्या इनके कार्य रहे, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई थी, तो ए का 3 हो जाएगा यहाँ पे, ए का 3 हो जाएगा। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक के द्वारा जो है, विलियम बेंटिक जो थे इनके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा, जो शिक्षा में भारत में शिक्षा में समाज सुधार की पहल की गई थी, ये अंग्रेजी शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी का 4 हो जाएगा यहाँ पे, बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ की बात करेंगे। चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा प्रेस प्रतिबंधों को हटाया गया था, प्रेस प्रतिबंधों को हटाया गया चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा, तो इसका हो जाएगा 1, ठीक है। प्रेस प्रतिबंधों को हटाया गया, 1 हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब हमारा होगा 3412, इसका राइट आंसर होगा 3412, ये ऑप्शन ही इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? ब्रिटिशों के द्वारा कौन कौन से शाही राज्यों को अधिग्रहित किया गया था, अधिग्रहण कर लिया गया था? नागपुर, झांसी, सतारा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी राज्यों को डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, व्यक्तिगत सिद्धांत विलय नीति के द्वारा सतारा को सबसे पहले 1848 में, जैतपुर को, संबलपुर को 1849 में, और बघाट की बात करेंगे, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, और नागपुर को 1854 में अधिग्रहित कर लिया गया था। और इसके पश्चात जो है आप देखेंगे तो बहुत सारी रियासतें हैं, रियासतों का विलय कर लिया गया। जबकि दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849 ईस्वी के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। तीसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था? थर्ड कर्नाटक वार, ये लड़ा गया था अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों के मध्य हुआ था तीसरा कर्नाटक वार, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी को वांडी वास के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, वांडी वास के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेजी सेना इसमें जीती थी। 1757 से लेकर के 1763 ईस्वी के दौरान तीसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसी फौजियों के बीच लड़ा गया था। इसमें सर आयरकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 1760 ईस्वी वांडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को पराजित किया और बुस्सी को युद्धबंदी बना लिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित में से पराजित हुए थे? अफगान, मुगल, अंग्रेज, फ्रेंच। पानीपत का तृतीय युद्ध था ये, इसमें अफगान के युद्ध में मराठे अफगानों से पराजित हुए थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईरान का जो सम्राट है नादिर शाह है, ईरान का नेपोलियन भी इसे कहते हैं। ईरान के सम्राट नादिर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति जो अहमद शाह अब्दाली है, ये एक अफगान शासक था और अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम किया था। 1748 से 1767 ईस्वी तक उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया और उसने सबसे महत्वपूर्ण विजय मराठाओं के विरुद्ध 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है 1761 ईस्वी में दर्ज की, जिसको पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक, प्लेटिपस, कूकाबारा, कोआला, लायर पक्षी। ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक के नाम से कूकाबारा को जाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह एक पक्षी है, इसे ऑस्ट्रेलिया में लाफिंग जैक के नाम से जाना जाता है और यह चिड़िया मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। बाड़ा क्रॉल, बाड़ा या क्रॉल शब्द किसके लिए उपयुक्त किया जाता है? बाड़ा, बाड़ा या क्रॉल जो है ये मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा हुआ गांव, इसको कहते हैं बाड़ा।
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? अंटार्कटिका, इसकी खोज करने वाले थे जेम्स कुक। उन्होंने अंटार्कटिका की खोज की थी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, फरक्का बैराज भारत तथा डैश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। फरक्का बैराज की बात करेंगे तो भारत और पश्चिम बंगाल, ये जो भारत और पश्चिम बंगाल प्रांत है, इसमें स्थित गंगा नदी पर बना एक बांध है और ये बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पानी के वितरण के कारण भारत और बांग्लादेश, जो भारत और बांग्लादेश है, इसके मध्य विवाद का एक मुख्य कारण है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है बांग्लादेश से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 25, तुर्की की राजधानी क्या है? यरूशलेम, कैनबरा, वेलिंगटन, अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसे जो है तुर्की को एशिया और यूरोप का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, बांदीपुर टाइगर उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, टाइगर उद्यान राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये आपका स्थित है कर्नाटक में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में होती है। 1974 ईस्वी में बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना होती है। और राजीव गांधी, कुंद्रेमुख, बनेरघट्टा और अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। राजीव गांधी उद्यान, जिसे नागरहोल के नाम से भी जाना जाता है, बनेरघट्टा, कुंद्रेमुख और अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है ये 3 देशों से मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम, मिजोरम। वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं ये 3 देशों से मिलती हैं। कौन कौन से 3 देश? चीन है, भूटान है और म्यांमार। चीन, भूटान और म्यांमार, इसकी जो सीमाएं हैं 3 देशों से मिलती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से वह लाइन या रेखा कौन सी है? वह लाइन या रेखा कौन सी है जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। डूरांड लाइन भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। अब देखेंगे, लेकिन भारत की सीमा को सीमांकित इसमें नहीं करती है डूरांड रेखा। एक चीज यहाँ याद रखना है, ठीक है। और यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ 2340 वर्ग किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। यह रेखा 1896 ब्रिटिश इंडिया के विदेश मंत्री मारिमर डूरांड के नाम पर निर्धारित की गई थी। सर क्रिक लाइन भी यहाँ पे सही है, यहाँ पे डूरांड रेखा गलत हो जाएगा। ये भारत के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था ये बताना है। 1975, 1973, 1994, 1971। आपसे डेट बहुत ज्यादा पूछता है, याद रखना है आपको। टाइगर परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण था। बाघों के संरक्षण करने के लिए टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, ये है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को डैश कहते हैं। इस जीवन आधारित जो तंत्र है इसको हम कहते हैं परितंत्र। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे हम परितंत्र के नाम से जानते हैं। जैव मंडल में सभी जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर हमेशा संबंधित रहते हैं और इसी को इकोसिस्टम या परितंत्र कहते हैं। दोस्तों, हमने अभी तक 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और कैसी लग रही है क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट मैं आंसर, क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़ के समझाता हूँ। उसके बारे में जो भी बातें होती हैं वो हम डायरेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ। उसे जो जरूरत होती है बस उतना ही लिखते हैं, बाकी मैं आपको बोल देता हूँ। तो आप मेरी जो हम बोलते हैं उसे
उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 31, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है ना, सब आपको सिर्फ सुन करके रिकॉल हो जाएगा, आपका एग्जाम टाइम में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हो जाएगा आपका। सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। असम, एक तरफ सूची है असम, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, सिक्किम। यहाँ पे सभी की राजधानी बताना है, तो असम की राजधानी क्या होती है? दिसपुर, तो यहाँ पे दिसपुर तीसरे नंबर पे है, ये लिखेंगे। दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली की जो है राजधानी क्या होती है? ये होती है सिलवासा, ये होती है सिलवासा, 1 नंबर हो जाएगा। लक्षद्वीप की होती है कावारती, ये 4 नंबर पे आ जाएगा। और सिक्किम, सिक्किम की है गंगटोक, 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल कहा जाता है? भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल, तो इसे बताना है किसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। क्या है? इन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है, याद रखेंगे। और पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल कहा जाता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां काश्मीरी स्टैग या हंगुल पाए जाते हैं। काश्मीरी स्टैग, याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले कभी कि काश्मीरी स्टैग या हंगुल के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? हंगुल, इसी को हंगुल भी कहते हैं। यह है जम्मू और कश्मीर, यहीं पर सिर्फ और सिर्फ यहीं पाया जाता है ये। अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना गया है या माना जाता है? देखिए पश्चिम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हर बार 3 बार एग्जाम हुआ, तीनों बार हॉट स्पॉट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखेंगे, जो आपको पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल स्पॉट माना जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। जनसंख्या में जो उच्च वृद्धि दर होती है, तो ये किसका अभिलक्षण है, ये किसका लक्षण है, ये बताना है। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर, ये उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर का अभिलक्षण होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अवमूल्यन किया जाता है निर्यात बढ़ाने के लिए, आयात बढ़ाने के लिए, आयात हतोत्साहित करने के लिए या आयात और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए? अवमूल्यन, अवमूल्यन बढ़ाया जाता है निर्यात बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, औसत कुल लागत 54 रुपए है और औसत परिवर्ती लागत 36 रुपए है तथा उत्पादित मात्रा 2500 इकाइयां है। फर्म की कुल स्थिर लागत रुपए में ज्ञात करें। ये मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, लेकिन इसका राइट आंसर आपको बता दें, लागत बराबर होता है परिवर्ती लागत प्लस स्थिर लागत, लागत बराबर होता है परिवर्ती लागत प्लस स्थिर लागत, ठीक है। तो यहाँ पे और बराबर उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा, इस सूत्र के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45,000, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा कर संघ एवं राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता? कौन सा कर जो है जिसको संघ और राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वो होता है सेल टैक्स, विक्रय कर। विक्रय कर को विभाजित नहीं किया जा सकता, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, तत्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, और महंगाई को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेतन में वृद्धि, धन के प्रवाह में कमी, कर में छूट, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धन के प्रवाह में कमी। अर्थात जब महंगाई बढ़ जाती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, बैंकों में जो बैंक रेट होती है ना, वो बढ़ जाती है धन के प्रवाह में, जिससे कि कमी आ जाए। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था? प्रमुख जो वाणिज्यिक बैंक है, इनका राष्ट्रीयकरण एक साथ कब किया गया? इंदिरा गांधी के समय 1969 में, इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी की सरकार के समय सन 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंक यहाँ पे राष्ट्रीयकृत हुए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41,
सिविल समाज सक्रियतावादियों द्वारा अपनाई गई पद्धतियां कौन सी हैं? सिविल जो समाज है इसमें सक्रियतावादियों के द्वारा अपनाई गई पद्धतियां कौन कौन सी हैं ये बताना है। इसमें सामूहिक जनसंघर्ष, सामूहिक जनसंघर्ष इसमें शामिल है और यही पद्धति को अपनाया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित राज्य में से किसमें विधान परिषद नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद नहीं है। बिहार में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में करेंगे तो विधान परिषद, तमिलनाडु में नहीं है, बिहार, ये जो है 5 राज्यों में है, आप याद रखेंगे, सॉरी 6 राज्यों में है विधान परिषद, 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, 6 राज्यों में है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो तमिलनाडु में ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 43। सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? सच्चर समिति रिपोर्ट भारतीय संघवाद, पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास, भारतीय मुसलमान, अन्य पिछड़ी जातियां, ओबीसी। सच्चर समिति की बात करेंगे तो सच्चर समिति ये भारतीय मुसलमान से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में सच्चर समिति का गठन भारतीय मुसलमानों के पिछड़ेपन के कारणों की जांच के लिए किया गया था और सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय मुसलमान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिग्रहित में होता है जो आधारित है शिक्षा के अधिकार पर, वाक स्वतंत्रता पर, समता के अधिकार पर, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? वह संसद का एक अधिकारी नहीं है पर राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है। क्या ये सही है? यस, ये कथन एकदम यहाँ पे आपका, वह संसद का एक अधिकारी नहीं है पर राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है, नहीं, ये कोई अधिकारी नहीं है, याद रखेंगे। भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी नहीं है, ठीक है। फिर अगला है, वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये कथन सही है। वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी होता है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो सीएजी नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पद है, ये अनुच्छेद 148 में इसकी व्यवस्था की गई है और यह भारतीय लेखा परीक्षण, जो भारतीय लेखा परीक्षण है और लेखा विभाग का मुखिया होता है, यह संसद का अधिकारी नहीं होता है बल्कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और लेकिन यह जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अधीन नहीं होता है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी होता है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा राइट, और लेकिन पहला गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46। भारतीय संसद की निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का कोई भी एक सदस्य नहीं होता है, वो किस में नहीं होता है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या विभागीय रूप से संबंध वित्त विषय स्थायी समिति। तो राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है जिसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। देखिए इसमें 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। और 22 सदस्य में 15 सदस्य इनके लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के होते हैं और बाकी के 7 सदस्य 10 इसमें राज्यसभा के होते हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है। सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है, एकदम सही, पहला सही है। सहकारी सोसाइटियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती हैं, ये भी एकदम सही है। कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 इसमें दोनों सही है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए। सरकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है, एकदम सही है। और सरकारी सोसाइटियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में भी नहीं आती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। लोकसभा में अगस्त 2010 में पारित सिविल लाइबिलिटीज
ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल में किसके लिए उपलब्ध नहीं है? जो सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल है, ये किसके लिए उपबंध नहीं है? दावा आयोग की स्थापना और दावा आयोग की नियुक्ति, दुर्घटना की स्थिति में किसी ऑपरेटर की देनदारी 1500 करोड़ रुपए के अंदर होना, दुर्घटना की स्थिति में भारत सरकार की भी देनदारी 1500 करोड़ रुपए के अंदर होना, या अगर दुर्घटना और गैर इरादतन हो तो भी ऑपरेटर की देनदारी होना। इसमें राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। लोकसभा में अगस्त 2010 में सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें दावा आयोग तथा दावा आयुक्त की नियुक्ति उपलब्ध थी और सरकार ने इस बिल को पारित करवाया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुर्घटना की स्थिति में किसी ऑपरेटर की देनदारी 100 करोड़ रुपए के अंदर होना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता नहीं है? भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिरोधों की विविधता में एकता, ये आपका एकदम सही है। आधारित आर्थिक विकास विशेषकर 1990 के दशक के पश्चात, ये भी सही है। केंद्र और राज्यों में 1950 के दशक में निरंतर चुनाव, ये भी सही है। एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार, ये यहाँ पे सही नहीं है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता ये नहीं है। एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अक्षरश शरीर आपके पास लाया जाए? सशरीर, यहाँ पे सशरीर होना चाहिए। सशरीर आपके पास लाया जाए, ये कौन सी रीट के तहत आता है? मतलब जो रीटें जारी होती हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, रीटों में से किस एक का अक्षरश या रीट, किस एक रीट का मतलब अर्थ है कि सशरीर आपके पास लाया जाए, शरीर को सशरीर हमारे पास उपस्थित किया जाए। उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या अधिकार प्रक्षा, इनमें से बताना है किसके द्वारा सशरीर को आपके पास लाया जाए कहा जाता है। ठीक है, और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको कौन कौन से क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।